नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद से अब लगातार 2027 पर सबकी निगाहें और देखिए इसी के बाद अब कहीं ना कहीं जो सियासी तौर पर हलचल जो है वो तेज देखी जा रही है। और इसी कड़ी में अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हम बात करें तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की सभी कमेटियों को भंग कर दिया है। दरअसल ये कमेटियां जो है 2019 में प्रभारी बनने के बाद प्रियंका गांधी की तरफ से बनाई गई थी और ऐसे में केसी वेणुगोपाल की तरफ से इस संदर्भ में लेटर जारी किया है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ये जो कदम है वो संगठनात्मक स्तर पर बदलाव के साथ साथ 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए जो है फैसला लिया गया है। अब ये किस तरह से फैसला कारगर साबित होगा कांग्रेस के लिए, क्या कुछ इसमें समीकरण बैठाए जा सकते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। गौरव मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले तो गौरव, मेरा सवाल आपसे यही है कि जो फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? कमेटियां भंग कर दी हैं जो प्रियंका गांधी की तरफ से बनाई गई थी। देखिए, अगर आज हम देखें तो अगर वो 2019 का जो समय था, अगर हम देखा जाए तो जो प्रियंका गांधी थी उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स की जो डेब्यू थी वो उसी समय में था जब उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना के भेजा गया था 2019 के चुनाव में। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गए थे, तो उस समय वो आई और ताबड़तोड़ तरीके से वो एक्शन मोड में नजर आई और लगातार 46 कमेटियों का गठन कर दिया, प्रकोष्ठ का गठन कर दिया। लगातार उसमें नए चेहरे को तरजीह दी गई थी, युवा चेहरे थे, ऐसे चेहरे को लाया गया था जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता रहे, वो लड़ाके रहे, पार्टी के लिए तन मन से लगे रहते। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को लेकर आए, एक जातीय समीकरण भी सेट करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी के इस प्रकार के संगठन विस्तार से पार्टी को फायदा हो सकता है, लेकिन उस तरीके का फायदा नजर नहीं आया पार्टी को। और कहीं ना कहीं जो स्थिति रही 2017 के चुनाव में, उससे भी बदतर स्थिति हो गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसके बाद धीरे धीरे गर्त में जाती गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ, और कांग्रेस पार्टी जैसे अभी आपके हाल के राज्यों जो पार्टी उनकी परंपरागत जो है सीटें हैं, हाँ, उन्हें बचाने में कामयाब रही, एक आध दो सीटें और भी जीतने में कामयाब रही। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हाल के चुनाव में महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस प्रकार से पार्टी को तगड़ा झटका लगा है संगठन कमजोर होने की वजह से, आपने देखा हो कि लगातार हरियाणा में जिस प्रकार से कोई इकाइयां नहीं थी और पार्टी सिर्फ एक फेज के चुनाव लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी को नुकसान हुआ था, उस नुकसान से पार्टी ने सबक लेते हुए और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से एक तरीके से वो मुहिम चलाने की शुरुआत भी की है कि जो पार्टी की जो संगठन उसको मजबूती दी जाए, और कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिल सकती है। बिल्कुल, हरियाणा का ही जिक्र नहीं किया जा सकता इसमें। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं करारी हार है। और देखिए यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पर इस वक्त फोकस जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया है, आपको क्या लगता है कि वो मोमेंटम जो बना था वो उसे अभी सार्थक करते हुए नजर आ सकती है? इस बदलाव के जरिए वो भी 2027 तक का फोकस करके कांग्रेस चल रही है, तो आपको उस लिहाज से क्या लगता है कि जो ये बड़ा फैसला लिया गया है उतना सार्थक साबित हो पाएगा कांग्रेस? देखिए, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से सार्थक है, क्योंकि देखिए अविनाश पांडे जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस के, वो मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं, और अगर पूरा वो कामकाज देखा जाए तो दिल्ली बैठ के काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अजय राय है और अविनाश पांडे, दोनों में वो तालमेल नजर नहीं आ रहा है। इस वजह से भी जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो चिंता में है। आपने देखा हो कि उपचुनाव के समय समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 सीटें देने का वो सामने पेशकश की गई थी, चाहे वो खैर की सीट थी, गाजियाबाद की सीट थी, और अंतिम समय में फूलपुर की सीट भी। लेकिन पार्टी के पास जिला स्तर पे तो हर 75 जिलों में कमेटी है, लेकिन वो सिर्फ कुछ ऐसे जिले हैं जहां सिर्फ कागजों पे है, संगठन जिले स्तर पे सक्रिय नहीं है। इस वजह से पार्टी गाजियाबाद और खैर सीट पे चुनाव लड़ने से मना कर दी, और फूलपुर सीट से उस प्रकार का संगठन नहीं था कांग्रेस का कि जो लग के चुनाव प्रचार करके और पार्टी को जो चुनाव था उसको जीत में कन्वर्ट करा पाती। तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में इस चीज का कहीं ना कहीं कमोबेश ये नजर आया कि जो पार्टी का संगठन कमजोर है, उस वजह से इतना उठापटक की स्थिति में नहीं है और इतना मोलभाव की स्थिति में भी कांग्रेस नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि लगातार कांग्रेस अपने से जोर आजमाइश कर रही थी कि हमें सीटें मिल जाए 4-5 वाली, जो समीकरण कांग्रेस पार्टी के 4, वो बैठा नहीं वो बिट इस वजह से भी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जोर नहीं दिया, अखिलेश यादव से बातचीत उस प्रकार से नहीं करी जिस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास वैसा संगठन नहीं था। तो इस
इस वजह से भी कहीं ना कहीं पार्टी बैकफुट पे नजर आई। बिल्कुल, तो देखिए ये एक बड़ा फैसला है और कहा जा रहा है कि संगठन में बदलाव और जाहिर तौर पर एक जो पुराना संगठन है उसमें बदलाव तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ऊर्जा कहीं ना कहीं देने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर हम अब बात करें, क्योंकि जिस तरह से अब ये बदलाव देखने को मिल सकता है यूपी कांग्रेस में संगठन के स्तर पर, तो अगर जाति और समीकरण की तरह से समझे तो, क्योंकि अब लोगों के जहन में सवाल है कि यूपी कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा, तो अगर जाति लिहाज से देखें तो क्या लगता है जिस आपको? तरीके से अजय राय हाल के दिनों में जिस प्रकार सक्रिय राजनीति में कांग्रेस के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, उनमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि जब से लोकसभा चुनाव बीता है तब से उत्तर प्रदेश की कमान फिर से राहुल गांधी के हाथों में शिफ्ट हो गई है। अब प्रियंका गांधी को आप कम उत्तर प्रदेश आता देखती होंगी, कमोबेश, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से दक्षिण भारत की राजनीति में सक्रिय हो रही है। इस वजह से प्रियंका गांधी को वहां भेजा गया है, क्योंकि राहुल गांधी को उत्तर भारत में एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए कांग्रेस देख रही है। तो कहीं ना कहीं उसमें उत्तर प्रदेश अपने आप में एक महत्वपूर्ण सूबा है। 80 लोकसभा की सीटें हैं, इतनी बड़ी विधानसभा, देखिए यही वजह कि यहाँ से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को एक मजबूती के साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्थापित करना चाहती है, और उसी वजह है कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की कमान ले रखी है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से संगठन के कामकाज में भी राहुल गांधी डायरेक्ट हस्तक्षेप करते नजर आ रहे हैं। इसी वजह से अजय राय उस तरीके से लीड करते नजर आ रहे हैं कि जो भी निर्णय लेना होता है वो बिना प्रभारी को लूप में लिए निर्णय ले लेते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी को लूप में लेके। तो कहीं ना कहीं जो पूरा एक तालमेल है वो अविनाश पांडे से ना बैठकर वो राहुल गांधी से अच्छा बैठ रहा है। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि अजय राय केंद्र की राजनीति में बुला लिए जाए, और या तो मुस्लिम या फिर दलित समाज से कोई पार्टी को। इसके पीछे वजह क्या मानी जाए? क्योंकि दलित और मुस्लिम के एक समीकरण की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दलित जो वोटर्स हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो छिटक रहे हैं। क्या एक बड़ा कारण ये हो सकता है? साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो पार्टी के प्रति उनका भी रुझान है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तवज्जो चाहिए थी वो तवज्जो कहीं ना कहीं मिलती नहीं दिख रही है। तो क्या उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि दलित और मुस्लिम समाज से ही कोई हो सकता है यूपी कांग्रेस की कमान संभालने वाला? देखिए, अगर मैं आपको याद हो तो मैं बता दूं कि 90 की दशक की जो दलित वोटर थे ना, वो कांग्रेस के प्रमुख वोट बैंक हुआ करते थे। ऐसे वोट बैंक हुआ करते थे जिनके छिटकने का कोई मतलब वही नहीं था कि ये जा भी सकते हैं। ऐसी कांग्रेस पार्टी सोचती भी नहीं थी कि दलित हमसे दूर भी जा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय में बदलाव हुआ, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां आई, जाति आधारित राजनीति शुरू हो गई, और धीरे धीरे जो दलित थे वो अलग चले गए। जो धीरे धीरे जो जाति आधारित जब पार्टियां आई तो लोग अपने अपने जाति के नेताओं को पकड़ने लगे। तो कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में जो अखिलेश लगातार पीडीए का जिक्र कर रहे थे, उस पीडीए में अगर उनको दलितों और मुसलमानों की वोट भर भर के जो मिले, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा प्रमुख स्थान रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आने की वजह से दलित थे वो खुद को कंफर्टेबल महसूस करें, और जो मुसलमान थे, मुसलमानों का लगभग 90% वोट पोल हुआ है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी गठबंधन को लोकसभा चुनाव में। तो इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आने वाले समय में ये दो वोट बैंक जो अब धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ रुझान जिनका बढ़ रहा है, जो कांग्रेस को तरफ सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा दिख रहा है, ये फिर से छिटके ना। इस वजह से कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर पे या तो दलित या फिर मुसलमान स्तर का कोई नेता किसी कमान सौंपने की बिल्कुल जाहिर तौर पर। तो देखिए आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गौरव ने भी बताया कि यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहा था, और उपचुनाव में भी हमने देखा कि नेगोशिएट जो है वो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की तरफ से नहीं किया जाता है। और अब देखिए संगठन को लेकर जो मजबूती देने की कोशिश है वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से इस फैसले को बताया जा रहा है। देखिए पुरानी कमेटी को बदलने की बात हो रही है और ऊर्जा लाने की बात हो रही है। आपने कहा कि दलित और मुस्लिम समाज से कोई हो सकता है कि जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, उसके पीछे भी कारण बहुत वैलिड आपने यहाँ पर दिया है। लेकिन अगर हम बात करें अजय राय की, जिस तरह से ये सामने आया, उन्होंने कहा है कि विस्तार के लिए परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन ठीक है, हम एक तरफ देखते हैं कि 2027 की फोकस कर रही है कांग्रेस, नई ऊर्जा देने की कोशिश कर रही है पार्टी संगठन को, उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार चाहती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है इसके पीछे की गुटबाजी जो ऊपर से लेकर नीचे तक चल रही है, ये भी एक बड़ा कारण है कमेटियों को भंग करने का। देखिए, आपको अगर कांग्रेस की राजनीति को समझना होगा तो आपने देखा हो कि हर प्रदेश में कांग्रेस की 2-3 धड़े होते हैं जी। उत्तर प्रदेश में भी सेम कंडीशन है। उत्तर प्रदेश में प्रमोद तिवारी की एक अलग टीम है, अजय राय की एक अलग टीम है, ऐसे ऐसे कई नेता हैं जो गुटबाजी चलते हैं, सलमान खुर्शीद की अलग टीम है, तो ऐसे करके एक टीम गुटबाजी चलती है। लेकिन देखिए, देखना ये दिलचस्प हो क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आने वाली आगामी विधानसभा चुनाव 2027 वाला, उसमें कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक अलायंस है,
तो कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि समाजवादी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़े। ऐसे में अगर पार्टी के पास मजबूत कैडर होगा तो पार्टी मोलभाव की स्थिति में ज्यादा होगी। अगर पार्टी के पास सिर्फ कागजों को छोड़ के जमीन पर कार्यकर्ता नजर आएंगी तो कहीं ना कहीं पार्टी खुद को मजबूत स्थिति में पाएगी और जो अपने सहयोगी दल है उससे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पे समाजवादी पार्टी ही है। तो ऐसे में अजय राय का कहना है कि 5 साल से जो लोग टिके हुए हैं, देखिए क्या होता है ना, कांग्रेस पार्टी कि जो संगठन के लोग हैं ना, एक बार जब वो संगठन में चले जाते हैं, जब उनको पद मिल जाती है तो फिर वो उस हिसाब से ठंडे बस्ते में जाते हैं और उस हिसाब से वो संघर्ष करना भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार तो क्या अब माना जाए कि क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से शिकायत भी की गई थी शीर्ष नेताओं को इस संदर्भ में कि ये गुटबाजी हो रही है, बदलाव की जरूरत है, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में भी इस बात को कहा है। लंबे अरसों से इस प्रकार की शिकायत, तो यानी मैं थोड़ा अगर लोकसभा चुनाव की बात करूं तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अजय राय खड़े हुए थे, एक अच्छा चुनाव उन्होंने, तो लगता है कि आपको कि पार्टी की तरफ से या पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से तवज्जो अजय राय की इस बात को दी जाएगी या वो धड़ा भारी नजर आएगा? लगातार तीसरी बार अजय राय ने चुनाव लड़ा प्रधानमंत्री के खिलाफ और इस बार तो 6-7 राउंड तक आगे भी रहे। तो जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा, आपने देखा उतना मार्जिन भी नहीं दिया, उतना मार्जिन भी नहीं दिया, बहुत जैसे 10 लाख के मार्जिन बताई जा रही थी वो 1.5 लाख तक चला है। तो देखिए कहीं ना कहीं अजय राय ने जो चुनाव लड़ा मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। और कहीं आपने देखा हो कि राहुल गांधी ने सदन में भी कहा था कि अगर अजय राय की जगह मेरी बहन प्रियंका लड़ी होती तो शायद नतीजे कुछ और होते। लेकिन खैर वो बात अलग है, वो बीते हुए कल है, आने वाले कल की हमें बात करनी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपने पूरे संगठन विस्तार को लेकर चर्चा कर रही है, क्योंकि देखिए ठीक है, लेकिन मैं छोटा सा एक सवाल इसमें और ऐड करना चाहूंगी, 2027 की रणनीति के लिहाज से किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब वो सिर्फ, देखिए कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है नहीं, नेशनल पार्टी है। वो हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म की वोट लेना चाहती है। इस वजह से जो इस बार जो पूरा आपको वो उत्तर प्रदेश का जो एक पूरा वो कोर कमेटी दिखेगा उसमें हर जाति, हर धर्म के लोग नजर आएंगे। इसी वजह से आपने देखा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि दलित या मुसलमान समाज से किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति के लोग को कमान दी जा सकती है। और इस बार जो पैटर्न होने वाला है, जो संगठन का पैटर्न हो, बीजेपी से लेकिन एक चीज तो यहाँ पर गौरव कहीं ना कहीं ये बात समझनी होगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है उसमें अब कहीं ना कहीं परिवर्तन भी दिखाई दिया है। क्योंकि पहले दलित और मुस्लिमों के सहारे कहीं ना कहीं पार्टी बहुत अपने आप को जो है अच्छे स्तर पर पेश कर पाती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं राजनीति में थोड़ा बदलाव, इसे डिनाई भी नहीं किया जा सकता है। तो ये तो सही कह रही हैं आप, क्योंकि अब जो अब पहले के जो मतदाता थे, उससे जो मतदाता है वो जागरूक हो रहे हैं और अवेयर हो रहे हैं अपनी चीजों को लेकर, अपने हक को और हुकूक को लेकर समझ रहे हैं कि हमारे वोट का राइट क्या। आपने देखा होगा जिस प्रकार से पहले महिलाएं एक तरीके ऐसी वोटर होती थी कि जो घर का जो निकलती नहीं थी, तो निकलती थी, जहाँ उनके जो घर के मालिक होते थे होते। लेकिन आपने देखा पिछले कई चुनाव में 8-9 चुनाव अगर हम देख ले, जिसमें ये लाडली बहना योजना करके जब से इस प्रकार की योजना है, तब से महिलाएं जो साइलेंट वोटर हैं वो हर प्रदेश में प्रमुख भूमिका अदा करती है। यानी आधी आबादी का रोल रहता है और आधी आबादी भी अपने वोट के महत्व को समझ रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में इस प्रकार की बिल्कुल, और अब ऐसे में कांग्रेस के लिहाज से देखना होगा कि कांग्रेस जरूर कोशिश कर रही है कि संगठन स्तर पर हम बदलाव कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने जनाधार को यहाँ पर बढ़ाएं, विस्तार यहाँ पर करें। हालांकि क्या फैसला यहाँ पर रहेगा, उत्तर प्रदेश की कमान किनको सौंपी जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। कि वो दलित और मुस्लिम समाज से होते हैं तो क्या वो जो साधने की कोशिश हो रही है वो यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी। तो तमाम ऐसे प्रश्न चिन्ह हैं, लेकिन कांग्रेस के संगठन बदलाव के बाद ही ये तय हो पाएगा कि कांग्रेस 2027 की रणनीति को लेकर जो चल रही है उसमें कितना कामयाब हो पाती है। इसी के साथ चर्चा में यहीं विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।